आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का किया लोकार्पण। नालंदा के नए कैंपस को बताया भारत के सामर्थ्य का परिचायक। कहा, दुनिया के लिए शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बनेगा भारत। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ाई। केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में किया गया पेश। मामले में 21 मार्च को दिल्ली सीएम की हुई थी गिरफ्तारी। दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है सिकल सेल जागरूकता दिवस। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मध्य प्रदेश के डिंडौरी में कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा, आयुष्मान योजना के माध्यम से इस बीमारी को करेंगे जड़ से खत्म। पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पर इस बीमारी को रोकने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसी लाल की बहू और पूर्व कांग्रेस नेता किरण चौधरी भाजपा में हुई शामिल। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी ने भी थामा भाजपा का हाथ। कहा, भाजपा को हरियाणा में करेंगे मजबूत। दिल्ली में पानी पर आज भी सियासी घमासान जारी। भाजपा ने दिल्ली सरकार के खिलाफ निकाला विरोध मार्च। कहा, नहीं कर सकते वादा पूरा तो सीएम पद से इस्तीफा दे केजरीवाल। भीषण गर्मी और लू झेल रहे उत्तर भारत में आज भी हीट वेव की मार। गुजरात, चेन्नई, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश ने दिलाई राहत, लेकिन असम में बाढ़ से हालात खराब। बेंगलुरु में भारत और दक्षिण अफ्रीका की महिला टीमों के बीच दूसरा वनडे मुकाबला जारी। स्मृति मंधाना की शानदार पारी की बदौलत भारतीय टीम बड़े स्कोर की तरफ। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है टीम इंडिया। और अब विस्तार से समाचार। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने इससे पहले इसके प्राचीन स्थल का भी दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर तीसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण करने के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने के अवसर को खास बताया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के लिए शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बने, ये उनका मिशन है। नालंदा ये केवल नाम नहीं है। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। देश के नव जागरण के प्रतीक के रूप में राजगीर विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन सभी देशवासियों के लिए गौरव का क्षण है। इतिहास के साथ गहरे संबंध वाला विश्वविद्यालय कभी भारत की परंपरा और पहचान का जीवंत केंद्र हुआ करता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्राचीन नालंदा में बच्चों का प्रवेश उनकी पहचान, उनकी राष्ट्रीयता को देखकर नहीं होता था और नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर में उसी प्राचीन व्यवस्था को फिर से आधुनिक रूप में मजबूती देनी है। उन्होंने कहा कि भारत ने सदियों तक निरंतरता को एक प्रतिमान के रूप में जीकर दिखाया है। भारत ने सदियों तक सस्टेनेबिलिटी को एक मॉडल के रूप में जीकर दिखाया है। हम प्रगति और पर्यावरण को एक साथ लेकर चले हैं। अपने उन्हीं अनुभवों के आधार पर भारत ने विश्व को मिशन लाइफ जैसा मानवीय विजन दिया है। आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे मंच सुरक्षित भविष्य की उम्मीद बन रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत और उसके युवाओं पर है। उन्होंने कहा कि दुनिया लोकतंत्र की जननी और बुद्ध के इस देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है। दुनिया बुद्ध के इस देश के साथ, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है। आप देखिए, जब भारत कहता है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, तो विश्व उसके साथ खड़ा होता है। जब भारत कहता है वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, तो विश्व उसके भविष्य की दिशा मानता है। जब भारत कहता है वन अर्थ, वन हेल्थ, तो विश्व उसे सम्मान देता है, स्वीकार करता है। नालंदा की ये धरती विश्व बंधुत्व की इस भावना को नया आयाम दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भी जिक्र किया और कहा कि आज भारत में योग की सैकड़ों विधाएं मौजूद हैं। आज पूरा विश्व योग को अपना रहा है। योग दिवस एक वैश्विक उत्सव बन गया है। पीएम मोदी ने जिस परिसर का उद्घाटन किया उसमें 40 कक्षाओं वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक हैं। इसमें 300 सीटों की क्षमता वाले 2 सभागार हैं। इसमें लगभग 550 छात्रों की क्षमता वाला एक छात्रावास है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, 2000 व्यक्तियों तक की क्षमता वाला एम्फी थिएटर, फैकल्टी क्लब और खेल परिसर सहित कई अन्य सुविधाएं भी हैं। यह परिसर एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। यह सौर संयंत्र, घरेलू और पेयजल शोधन संयंत्र, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए जल पुनर्चक्रण संयंत्र, 100 एकड़ जल निकाय और कई अन्य पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं के साथ आत्मनिर्भर रूप से कार्य करता है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, नालंदा। कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई कल भी जारी रहेगी। केजरीवाल के वकील ने अभियोजन पक्ष के गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि गवाहों के बयानों पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। ईडी के वकील ने साथ ही कहा कि केजरीवाल के वकील अपनी दलीलों के जरिए ये साबित नहीं कर पाए हैं कि आखिर कैसे उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता है। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम केजरीवाल को पेश किया गया था। तो अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ गई है। हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, जो सुनवाई है वो कल भी जारी रहेगी, क्या कुछ जानकारी? और जी रमा, यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया और ये कहा कि 100 करोड़ रुपए लेने की बात आम आदमी पार्टी द्वारा साबित हो चुकी है और अरविंद केजरीवाल की भूमिका इसमें केंद्रीय है। उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि वो पार्टी के संयोजक हैं और इन्हीं सब दलीलों पर जमानत का विरोध किया गया। हालांकि अरविंद केजरीवाल के वकील ने एक बार फिर से इसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस बताया और ये कहा कि गवाहों पर दबाव डाल करके उनसे बयान लिए गए, लेकिन कोर्ट अभी इस पर सुनवाई आज काफी समय तक की कोर्ट ने सुनवाई की और कल भी इस पर सुनवाई जारी रहेगी। ईडी लगातार उनकी जमानत का विरोध करती रही है कि उनका जो पूरा कंडक्ट है वो अगर कोर्ट देखे तो ये पूरा मामला सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाता है क्योंकि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर मांगी और जो पैसा आया उसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। और पार्टी की अगर भूमिका है मुख्य तौर पर जो रिश्वत का पैसा था, क्योंकि एक बड़ा बचाव हमेशा इस मामले से जुड़े आरोपियों का यह रहा है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनके पास कोई ऐसा पैसा ईडी ने रिकवर नहीं किया या उनकी संपत्ति को के साथ नहीं जोड़ा गया है। लेकिन ईडी ने सीधे सीधे ये कहा कि अगर पार्टी ने पैसा जो किकबैक्स के तौर पर लिया और उसका इस्तेमाल चुनावों में किया गया तो मुख्य संयोजक के तौर पर अरविंद केजरीवाल की बराबर की भूमिका है और इसीलिए कोर्ट को उनके साथ किसी भी तरह की रियायत नहीं बरतनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई हुई है, हालांकि जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं उन्होंने भी जो अभियोजन पक्ष के वकील हैं उनके अभियोजन पक्ष के गवाह हैं उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं, लेकिन जो प्रवर्तन निदेशालय के वकील हैं उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि जो गवाहों के बयान हैं उन पर इन आरोपों का खंडन किया है कि उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।
बिल्कुल रमा, सबसे बड़ा बचाव जो अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम है, उनके वकील हैं, उनकी तरफ से ये रहा है कि ये जो भी सरकारी गवाह बने हैं, अप्रूवर बने हैं, उनके एक से ज्यादा बयान हैं, लेकिन केवल उन्हीं गवाहों को ईडी ने कोर्ट के सामने रखा है जिनमें उन्होंने कबूला कि अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी के अलग अलग जो लोग हैं उनकी भूमिका थी। उनके पिछले बयानों को कोर्ट में नहीं रखा गया। ईडी का कहना है कि जो भी इस तरह के बयान हैं जिनसे केस की जांच में दिशा मिलती है, उन्हीं बयानों को ईडी रखेगी, ना कि 5-6 बयान अगर हो गए हैं तो सभी कोर्ट में रखे जाने चाहिए। इस तरह की बातों को कोर्ट में पहले भी उठाया जा चुका है अरविंद केजरीवाल की ओर से, लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक, लेकिन कोर्ट कभी भी इन पहलुओं पर नहीं गया। रमा, यहाँ पर एक और याचिका भी है अरविंद केजरीवाल की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करके अपना फैसला सुरक्षित रख चुका है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे इस केस को ही खारिज करने की मांग की थी। तो ईडी ने कहा कि उनकी ये याचिका भी अभी लंबित है। सुप्रीम कोर्ट पूरी सुनवाई कर चुका है, ऑर्डर रिजर्व है। इस बीच में फिर अलग से एक याचिका पर लोअर कोर्ट को इस बात से बचना चाहिए, लोअर कोर्ट को रिस्ट्रेन करना चाहिए कि वो किसी तरह से कोई राहत अरविंद केजरीवाल को दे। लेकिन क्योंकि याचिका पर सुनवाई हो रही है तो बहस जारी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि अभी अभी जो खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने जारी मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। तो जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को मिली है बड़ी सफलता और सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। हमारे संवाददाता शब्बीर डार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। शब्बीर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरह से सुरक्षा बलों की एक बड़ी सफलता? जी बिल्कुल, एक बड़ी सफलता है। ये हडीपुरा एरिया है सोपोर का, जहां आज सवेरे सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस को एक सूचना मिली थी कि वहां पे जो है टेररिस्ट छुपे हुए हैं, और जो ही सुरक्षा बल और पुलिस के एहलकार वहां गए, तलाशी कार्रवाई शुरू की, तो वहां से जो है टेररिस्ट ने फायरिंग स्टार्ट की, और जिसकी कार्रवाई में जवाबी कार्रवाई में 2 जो टेररिस्ट की अभी तक मौत हुई है। और इस एनकाउंटर में है जो दो एहलकार फोर्सेस के, एक आर्मी का एहलकार और पुलिस का एक सिपाही भी थोड़े जख्मी हो गए हैं। उनको अस्पताल शिफ्ट किया गया और अभी तक उनकी जो कंडीशन है स्टेबल बताई जाती है। और ये आज की कार्रवाई जो है एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कश्मीर में भी 2 दिन के बाद एक बड़ा इवेंट होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल योगा डे के चलते यहाँ पे एक बड़े कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे। और जाहिर सी बात है, पड़ोसी मुल्क और यहाँ पे जो टेररिस्ट के शिकार है वो यहाँ पे पीस में लखना डालने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ये सफलता है, ये उन ताकतों को या उन फोर्सेस को जो यहाँ पे पीस को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, उनको एक बड़ा जवाब है। बिल्कुल शब्बीर, जो आतंकवादी मार गिराए गए हैं उनके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है, पहचान? हालांकि ये खबर मिल रही है कि अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। हाँ, अभी जो एनकाउंटर है, अभी एनकाउंटर जारी है। अभी वहाँ पे तलाशी कार्रवाई जोरों पे है, और अभी जो है अभी इनकी जो आइडेंटिटी है वो अभी पुलिस ने अभी कंफर्म नहीं किया है, क्योंकि एनकाउंटर जारी है, अभी तलाशी कार्रवाई जारी है। जब जो ही एनकाउंटर खत्म होगा तो जाहिर सी बात है पुलिस जो मारे गए टेररिस्ट की उनकी आइडेंटिटी मेरे के सामने लाएगी। बिल्कुल, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा हुआ है। आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि क्या ये जो मुठभेड़ है अभी तक चल रही है? हाँ, अभी बिल्कुल 2 आतंकी की मृत्यु होने की जानकारी है। तलाशी कार्रवाई जारी है। अभी पूरा ये देख रहे हैं कि कहीं और भी टेररिस्ट उस एरिया में छुपे हुए तो नहीं है। तो सुरक्षा बल पूरे अलर्ट पर हैं। शब्बीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी घाटी में कड़ी कर दी गई है? जी, पिछले 3 दिन से हमने देखा है कि कश्मीर में जो है सिक्योरिटी के काफ़ी इंतजाम रखे गए हैं। श्रीनगर सिटी को रेड जोन एरिया में रखा गया है, क्योंकि 2 दिन के बाद एक बड़ा इवेंट होने वाला है। चप्पे चप्पे पे तलाशी कार्रवाई की जा रही है, और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार चौकस हैं। हर जगह पे, हर गाँव हो या शहर हो, पूरी तरह से हर एक ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी टेक्नोलॉजी और मैन पावर को अच्छे से हर जगह पे तैनात किया है, ताकि ऐसे कई वाक़ात ना हो जिनसे यहाँ पे पीस और डेवलपमेंट रखना पड़ सके। बिल्कुल, आतंकवादी गुटों की ये हताशा भी कही जा सकती है। इतना बड़ा इवेंट जो है जम्मू कश्मीर में हो रहा है और उससे बौखलाहट भी साफ नजर आती है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि ये जो आज की कार्रवाई है, यही बौखलाहट है टेररिस्ट की। शायद उनका कुछ और करने का मंशा था, जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुरंत कार्रवाई करके उनके मंशा को नकारा है। बिल्कुल शब्बीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि
जिस तरह से लगातार ये बड़ी सफलता वहाँ पर हमारे सुरक्षा बलों को मिल रही है, तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज है उनका बेहतर संयोजन और एक बड़ी तैयारी। जी बिल्कुल, ये आज को जो ऑपरेशन एक सिनर्जाइजर ऑपरेशन था, पूरे जो आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ और बाकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनका एक जॉइंट ऑपरेशन था, एक उनका जो सहयोग था सब एजेंसीज का। इसीलिए ये इतनी बड़ी सफलता मिली है सिक्योरिटी बलों को। जी बिल्कुल, एक बड़ी सफलता है। शब्बीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर देखते हैं लगातार जिस तरह से जो सुरक्षा बल हैं इस तरह की जो आतंकी घटनाएं हैं, आतंकी हमले हैं, उनको रोकने में कामयाब रहे हैं और लगातार जो है आतंकवादी हैं, चाहे वो टॉप कमांडर हो, चाहे किसी भी गुट से संबंधित हो, उनको मार गिराया जा रहा है। अपने आप में जो शांति व्यवस्था है जम्मू कश्मीर में बिल्कुल पटरी पर कह सकते हैं। बिल्कुल जी, हमने देखा है कि पिछले कई जो है टेररिस्ट नेटवर्क के हैं, चाहे वो OTWs हो या सहयोगकार हैं जिन जो टेररिस्ट के या खुद टेररिस्ट हो, उनको भी मार गया है। जितना भी सपोर्ट स्ट्रक्चर है टेररिज्म का, जितने भी सपोर्ट या पाकिस्तान से हैं यहाँ पे या कश्मीर में जो है, उसको तहस-नहस किया गया है यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज ने, यहाँ के सिक्योरिटी एहलकारों ने। तो अभी जो है कहीं पे छुपे जो भी रहते हैं गाँव देहात में, तो उनको भी जो आज के जो कार्रवाई है, ऐसी कार्रवाई करके उनको भी निष्क्रिय किया जाता है। बिल्कुल, और एक जो इस सफलता का एक बड़ा कारण ये भी है कि वहाँ पर जो आम आदमी है उनसे बिल्कुल जो इस तरह के आतंकवादी या नेगेटिव फोर्सेस हैं उनको बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। सब लोग जो हैं वो मेन स्ट्रीम में जो है आना चाहते हैं और विकास की धारा में शामिल होना चाहते हैं, शांति स्थायित्व चाहते हैं, और जो सुरक्षा बल हैं उनका पूरा सपोर्ट करते हैं लोकल्स भी। जी बिल्कुल, हमने देखा कि कश्मीर जी शब्बीर, तामीर तारीखों का दौर चला है और जो लोगों ने जो यहाँ पे नेगेटिव पॉलिटिक्स थी उसको छोड़ के अभी जो मुख्य धारा में आए हैं। अभी हमने इलेक्शन में भी देखा है कि लोगों ने किस तरह से बढ़ चढ़ के कश्मीर में पहली बार पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में, और उनमें ही अपने इश्यूज का जो है सोल्यूशन देखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो नेगेटिव फोर्सेस है, टेररिस्ट है, उनका अब यहाँ पे जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है वो खत्म हो गया है। लोग तरक्की चाहते हैं, यूथ एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, और जाहिर सी बात है ये सारी जो इनकी एक्टिविटीज़ है उसमें अब पब्लिक में कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने क्योंकि अभी बताया है कि अभी जो तलाशी अभियान है लगातार वहाँ पर जारी है, इस पूरे इलाके के बारे में भी जानना चाहेंगे। जी ये बिल्कुल सोपोर ये पास में एक गाँव है, हडीपुरा है, बिल्कुल टाउन ज़्यादा नहीं है। सोपोर टाउन के पास में ही एक एरिया है, हडीपुरा एक गाँव है। तो जहाँ पे आज ये सवेरे मिला, सिक्योरिटी पुलिस को जानकारी मिली थी। सोपोर जो है श्रीनगर से कुछ 30-40 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये जो एग्जैक्ट स्पॉट है कुछ 40-45 किलोमीटर की दूरी पे होगा श्रीनगर से। तो एक अर्बन एरिया स्टार्टअप है, क्योंकि तो सोपोर अर्बन एरिया है, उसके पास में ये छोटा सा गाँव है जहाँ पे आज सवेरे सिक्योरिटी फोर्स को इंफॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ पे जो टेररिस्ट छुपे हुए हैं, और इस पे कार्रवाई करके ये एक जो है बड़ी सफलता मिली है। बिल्कुल, और इसे बड़ी सफलता इसलिए भी कहा जाएगा सोपोर जहां की आप बात कर रहे हैं, या फिर जो इस तरह से LOC से लगे हुए जो इलाके हैं, कई इलाके ऐसे थे, सोपोर है, उसके आसपास के इलाके हैं जो आतंक का गढ़ कहे जाते थे, अब वहां पर आतंकियों का इस तरह से सफाया। जी बिल्कुल, एक वक्त में हम जो सोपोर या नॉर्थ कश्मीर के जो बेस्टर एरिया थे वो बिल्कुल एकदम में कुछ 10-20 साल के पहले वहाँ पे टेररिस्ट का एक गना उनकी प्रेजेंस रहती थी। लेकिन हमने देखा कि कुछ सालों में पूरे कश्मीर में हालात बदल गए हैं, और सोपोर जैसे एरिया में भी अभी जो है लोग सिक्योरिटी फोर्सेस और मुख्य धारा में आ गए हैं, और इसीलिए जो है अब जमीन तंग हो गई है ऐसे अनासरों को या ऐसे लोगों को या टेररिस्ट को जो यहाँ के अमन व अमान में रखना डालना चाहते हैं, या पाकिस्तान की शाह पे कश्मीर में यहाँ के जो हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल शब्बीर, आप नज़र बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DG न्यूज़। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है
दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सिकल सेल एनीमिया एक तरह की बीमारी है। यह आनुवंशिक बीमारी है, यानी माता पिता से उनके बच्चों में आती है। इससे रक्त कोशिका का आकार गोल न होकर हंसिया जैसा हो जाता है। साथ ही उसका लचीलापन खत्म हो जाता है, जिससे नसों में खून बहने से परेशानी होती है और शरीर में तेज दर्द होता है। खून की तुरंत जांच करवाएं और डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह एवं दवा का सेवन करें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और स्वच्छता का ध्यान रखें। यदि सिकल सेल से पीड़ित युवक और युवती आपस में शादी करते हैं तो उनकी संतान में यह बीमारी होने का खतरा बहुत अधिक रहता है। इसलिए शादी से पहले लड़का और लड़की के खून की जांच जरूर करवाएं, ताकि इस बीमारी को आने वाली पीढ़ी में फैलने से रोका जा सके। आइए सिकल सेल एनीमिया बीमारी को जानें और इसे रोकें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में अंदरूनी टकरावों के चलते कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद दिग्गज नेता किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका साबित हो सकता है। इसकी जानकारी देते हुए भिवानी के तोशाम से MLA किरण चौधरी और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने कहा कि वो बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने दोनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। आज जो भी ये कदम उठाया है वो इसलिए कि मेरा कार्यकर्ता जो है, मेरा जो इलाका है, हमारे जो लोग हैं, उनका हक मिल सके और वो हक जो है उनको बराबरी का मिले। ना ये ना हो कि कम और ज्यादा वाली बात जो होती आई है वो हो, और इसीलिए जो है हमने ये कदम उठाया। जो भी मेरे को कार्य दिया जाएगा वो कार्य जो है मैंने हमेशा से हरियाणा के अंदर आपने देखा है, दिल्ली वालों ने भी देखा है कि बहुत ईमानदारी के साथ मैंने काम करा है और जो है हमेशा जो है कर्मठता के साथ करा है। उसी तरह से जो है अब आने वाला समय जो है वो भाजपा का परचम उठाकर जबरदस्त काम करेंगे। वहीं हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने भी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का बीजेपी में स्वागत किया। किरण चौधरी जी ने और हमारी बिटिया श्रुति चौधरी जी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का जो आज निर्णय किया, मैं पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं और एक विश्वास दिलाता हूं प्रदेश के मुखिया के नाते भी, पार्टी के मुखिया के नाते भी, कि किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के नाते हम मिलकर के हरियाणा को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने कहा कि वो बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता विक्रमजीत सिंह ने। श्रुति चौधरी आइए उनसे बात करते हैं। मैडम, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग पहला दिन, क्या कहेंगे? आज एक जैसे कहते हैं कि लग रहा है कि सही रास्ते पे आ गए, और इसलिए लग रहा है क्योंकि हम इस राजनीति में इसलिए हैं ताकि हम लोगों का काम कर सकें, और जब वो आवाज़ दबाई जाती है तो दुख होता है, क्योंकि हम कोई अपने पर्सनल लाभ के लिए राजनीति नहीं करने आए हैं। चौधरी बंसी लाल का इतिहास, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का इतिहास ये रहा है कि उन्होंने सामान्य विकास 36 बिरादरियों का करा है जब भी उनके हाथ में पावर थी। तो वो ही एक नई ऊर्जा के साथ हम आए हैं ताकि अपने लोगों का काम, जो हमारे साथ जुड़े रहे हैं, जो देश और प्रदेश का जो भला चाहते हैं, उनके साथ हम कदम से कदम मिलाकर भाजपा को अब स्ट्रॉन्ग करें ताकि एक एक नागरिक को खुशी मिले। बंसीलाल जी और भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने साथ में काम किया है, तो इसका लाभ जो है आपको भी मिलेगा जल्दी एडजस्ट होने में, नीतियाँ समझने में? देखिए, टाइम तो लगता है और अब पूर्ण रूप से मेहनत करेंगे और लोगों के बीच में रहने का काम है, वो करते आए हैं। मैडम, भाजपा ज्वाइन करने का कारण क्या रहा? कांग्रेस से नाराजगी या भाजपा की नीति? आप सबके सामने राजनीति एक
खुली किताब है, सब जानते हैं। ये बार बार चीज़ों को क्या दोहराना। लोगों के बीच में मैं मानती हूँ कि अच्छी बात, साफ सुथरी ईमानदारी की बातें रखनी चाहिए और नकारात्मक जो पॉलिटिक्स है, राजनीति से संबंध नहीं रखना चाहिए। पीछे का रास्ता जो है उस पे अब मैं कोई सोच विचारना मेरा बंद हो गया है। आगे का जो रास्ता है वो खुल चुका है और अब हम सब मिलके भाजपा को और देश और प्रदेश को मजबूत एक आखिरी सवाल, अब क्या दबाव रहेगा विधानसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस करने का? क्या आप एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं? जैसे मैंने कहा कि हम सब मजबूती के लिए अब काम करेंगे, इकट्ठे होंगे। तो ये थी भाजपा नेता श्रुति चौधरी, जिन्होंने साफ तौर पर भाजपा की नीतियों को अपनाते हुए आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। आज शाम कैबिनेट की बैठक होनी है। इस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े कई अहम फैसले हो सकते हैं। सोमवार 24 जून से शुरू होने वाले संसद के सत्र से पहले ये बैठक कई मायनों में अहम भी है। 24 जून से शुरू होने वाले संसद के इस विशेष सत्र के दौरान सरकार की क्या रणनीति रहेगी, इस पर भी बैठक में विचार हो सकता है। इसके साथ ही किसानों के हित में सरकार कुछ और अहम फैसले भी कर सकती है। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में आगामी आम बजट 2024-25 के संबंध में अग्रणी अर्थशास्त्रियों के साथ पहली बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बजट पूर्व परामर्श बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव आर्थिक मामलों, राजस्व, वित्तीय सेवाओं और कॉर्पोरेट मामलों के विभागों के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल हुए। दिल्ली में क्या आम और क्या खास, हर इलाके में पानी की किल्लत बढ़ गई है। पूर्वी दिल्ली की कई कॉलोनियों में 2-3 दिन से पानी नहीं आ रहा। विनोद नगर, मंडावली, गणेश नगर समेत कई इलाकों में पानी के लिए हाहाकार मचा है। गोल मार्केट, बंगाली मार्केट, तिलक मार्ग, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और न्यायाधीशों के बंगलों में भी पानी की सप्लाई कम हो गई है। आरएमएल, कलावती और लेडी हार्डिंग जैसे अस्पताल भी पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। इस जल संकट को लेकर बीजेपी लगातार दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज भी बीजेपी के सांसदों ने केजरीवाल सरकार को घेरा। और दिल्ली में जल संकट से जनता दिनों दिन परेशान हो रही है। हाल ये है कि पीने का पानी भी नहीं मिल रहा। ऐसे में जनता पानी की समस्या को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार से गुहार लगा रही है। वहीं बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे। इस पर हमारी संवाददाता सुयश ने बात की दिल्ली की जनता से। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है। जो खुलकर ये कह रही है कि एक बार दिल्ली की सरकार यहाँ पर आए और आकर हमारे साथ पानी भरे, फिर उसको ये एहसास होगा कि कितनी परेशानी हमें आ रही है। दिल्ली सरकार यहाँ पर फेल है जी, बिल्कुल। जो बोल के आई थी कल को 5 साल कांग्रेस सरकार रही, हम पानी देंगे। दिल्ली में पानी कहीं नहीं है, पानी पीछे का आवाज देती है, हरियाणा में दे रही, हिमाचल पानी। इतनी छोटी बच्ची है, बच्ची को लेकर मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ बच्ची को लेकर। ये आप देख रहे हैं औरतें कितनी दूर तक जा रही हैं। यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर का सफर बता रही हैं यहाँ पे सारी महिलाएं कि ये पानी ऐसे भरकर लेकर जाती हैं। और यही वजह है कि आज दिल्ली की जनता इतने दुखी होकर बोल रही है कि बच्चे भी हमारे स्कूल तो छोड़िए, छुट्टियां, ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं, कहीं पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि बच्चे, पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो जब नहाने और पीने का पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर ये आप जो हालात देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से वहाँ से नल से भरकर लाइन में 2-2, 3-3 घंटे से ये लोग उस बोरिंग वाले नल के आगे लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, तब इनका नंबर आता है। और वो पानी भी साफ नहीं है। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ की जनता लगातार कह रही है कि अगर उन्हें पानी चाहिए होता है तो वो 20 रुपए की या 25 रुपए की बोतल खरीद के पानी से गुजारा कर रहे हैं। आज दिल्ली की जनता लगातार दिल्ली की सरकार से ये सवाल कर रही है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बंद कर दीजिए और दिल्ली के लिए पानी की समस्या को लेकर के लिए जो पिछले 10 सालों से सरकार में है दिल्ली सरकार, अभी तक उसका कोई सल्यूशन क्यों नहीं निकला है। एक तरफ गर्मी की मार और दूसरी तरफ दिल्ली की जनता पानी की 2 बूंद के लिए तरस रही है। कैमरा पर्सन कुमार दत्ता के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और बुलेटिन में अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।
पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी से परेशान लोग नींबू पानी और शिकंजी का सहारा ले रहे हैं। चिलचिलाती धूप में बेहाल लोगों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ह्यूमिडिटी है, गर्मी ज़्यादा है, जिसके चलते अपना प्रिकॉशन लेना पड़ रहा है। काफ़ी मतलब ह्यूमिडिटी है और लू चल रहा है। लू के दौरान मतलब दिक्कत ना हो, इसलिए ये शिकंजी का तो ये थोड़ा सा ये राहत है पीने के लिए। थोड़ा अंदर तरल पदार्थ हो इसके लिए पी रहे हैं। गर्मी तो थोड़ा सा इस बार जल्दी आ गया। गर्मी जो आता था लेट आता था और ह्यूमिडिटी तो एक्चुअल इतनी नहीं होती। लू तो चलता था लेकिन इतना गर्मी नहीं होता था। ये धूप तो ये रहा है सुबह ही 5 बजे, क्योंकि इतना ना गर्मी है कि सबसे ज़्यादा हार्ड गर्मी है इस साल की। तो इतनी तो गर्मी कभी देखा ही नहीं था। जब तक आप नींबू पानी पी रहे हैं कि यही रोक रखा है, बाकी तो ऐसा ही गर्मी है कि कहीं भी गिर जाइएगा। कॉलेज से आते हैं जाते हैं रोज़ गर्मी में, तो नहीं हो पाता हैंडल। और जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो कुछ कर भी नहीं सकते हम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी और हीट वेव जारी है। ऐसे में IMD वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि जून के बाद मौसम में बदलाव देखा जाएगा। NCR दिल्ली में डस्ट स्टॉर्म की संभावना है, साथ ही रात गर्म रहने के आसार हैं। पंजाब हरियाणा के लिए और NCR दिल्ली के लिए भी जो कल हमारा रेड अलर्ट था उसके लिए हमारा एक स्टेप नीचे किया, ऑरेंज अलर्ट किया है। आज भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं NCR दिल्ली में भी कहीं ना कहीं डस्ट स्टॉर्म्स या लाइट रेनफॉल एक्टिविटी आजकल हो सकता है। उसके कारण ही हम यही सोच रहे हैं कि टेम्परेचर्स में गिरावट आई। हम पंजाब हरियाणा NCR दिल्ली के लिए वार्म नाइट का भी वार्निंग है। आज भी रहने का वही अनुमान है। थोड़ा इंटेंसिटी वेरी कर सकती है लेकिन उसके बाद आज के बाद इसमें ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट हो जाएगा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान और राज्य मंत्री रवनीत सिंह की विश्व खाद्य भारत 2024 के आयोजन को लेकर राजधानी नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में एक कर्टन रेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन इस साल सितंबर में किया जाएगा। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में 19 सितंबर से 22 सितंबर तक वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये आयोजन एक ऐसा मंच है जहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े तमाम समाधान और तकनीक मुहैया की जाएंगी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर तरीके की समस्या और समाधान एक साथ आपको मिल सकते हैं। नए नए आइडियाज, नए नए स्टार्टअप्स, नए नए इनोवेशंस, ऐसे लोग मंच पर आ सकते हैं जिनको संभवतः अपनी सोच को या अपनी काबिलियत को प्रदर्शित करने का इससे पहले कोई अवसर प्रदान नहीं हुआ होगा। तो ऐसे में जब ये प्लेटफॉर्म हम लोग दे रहे हैं, और ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी कई ऐसे देश हैं जो इस पे पार्टिसिपेट, जिन्होंने पिछली बार भी किया, इस बार भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि संख्या में इजाफा ही होगा। वो अपने देश की जब टेक्नोलॉजीज लेकर आते हैं और हमारे देश के लोगों के साथ जब उनका इंटरेक्शन होता है तो यकीनन इस क्षेत्र को और बढ़ावा मिलेगा। दुनिया भर में हर साल 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर दिल्ली के एम्स में एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम और जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके शामिल रहे। इस अवसर पर जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि केंद्र सरकार इसे लेकर गंभीर है और लगातार कार्य कर रही है। हम इसको जॉइंटली हम भी रहेंगे और इसको अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू में और इसका आपका टेस्टिंग का थ्रू में किनका किनका है और इसको कैसे ठीक किया जाए और इनको पूरा इस हमारा भारत भूखंड से इसको ख़त्म किया जाए। जैसा मलेरिया इराडिकेशन हुआ, आपका ऐसा लेप्रोसी का स्पेशल ये हुआ, ऐसे बहुत सारे बीमार का जैसा हुआ, ऐसे आपका इसके बारे में भी स्पेशल ड्राइव होगा।
केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ बातचीत में कहा कि भारत सरकार इस बीमारी पर काबू पाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इसे लेकर बड़े स्तर पर देश भर के 18 राज्यों और 340 जिलों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। 2047 तक प्रधानमंत्री ने ये स्वप्न देखा है कि पूरे देश से सिकल सेल को समाप्त करेंगे और आज सिकल सेल की समाप्ति को लेकर एक बड़ा जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें 17 राज्यों के 340 जिलों को शामिल किया गया और ये मुख्य कार्यक्रम दिल्ली के एम्स में था। इसमें केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके साहब भी मौजूद रहे। सर, प्रधानमंत्री का ये विजन है कि जिस तरह से कोविड से लड़े, मलेरिया को पूरी देश से ख़त्म किया, अब सिकल सेल को भी एक जागरूकता अभियान की तरह इसको ख़त्म करेंगे। कितना बड़ा टारगेट सर, और इसमें आपकी मिनिस्ट्री का सर क्या योगदान है? देखिए, आज का जो महाअभियान, आज सिकल सेल डे है, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की भाव संवेदनाओं से निकली हुई ये योजना, जिसके माध्यम से पूरे देश के अंदर सिकल सेल एनीमिया की जो बीमारी है उसके निराकरण के निमित्त सर्वप्रथम देश के प्रधानमंत्री जी ने उसकी पहल की है और 2047 तक जो लक्ष्य है, आपको विदित है कि हैजा है, पोलियो है, कोविड है, ऐसे विविध प्रकार की बीमारियों पर हम निजात पाकर हमने सफलता अर्जित की है। ऐसा ही संकल्प यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है और हम सब लोग मिलकर, सबका साथ और सबके सामूहिक प्रयास से ये लक्ष्य की सिद्धि हम जरूर करेंगे और हमारा जनजातीय मंत्रालय अभी इसमें लीड कर रहा है। ये जनजातीय क्षेत्रों में पाया जाता है, उड़ीसा, झारखंड या बाकी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में, तो क्या कुछ विशेष फोकस है? जो जिस तरह से आज 18 राज्य और 340 जिलों को आपने जागरूकता के लिए एक साथ कार्यक्रम किया, तो साल भर क्या उन एरियो में भी इसके लिए कुछ स्क्रीनिंग और टेस्टिंग है? देखिए, क्या है कि पूरे देश भर में जो जांच पड़ताल की गई है, तो उसमें ये जो 18 राज्यों में जो चिन्हित बीमार व्यक्ति हैं, उनकी जांच, परीक्षण और उनका इलाज इत्यादि जो एक सुनिश्चित लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसके माध्यम से निश्चित रूप से हम उसमें सफल होंगे और एक ठोस योजना को लेकर हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं कि एक जो टारगेट फिक्स्ड किया है उस तक हम इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकें और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जनजातीय जो मंत्रालय है, उनका एक टारगेट है कि पूरे साल भर इस पे न सिर्फ टेस्टिंग करेंगे उन इलाकों में जहां पे सिकल सेल बीमारी गंभीर रूप से पाई जा रही है, बल्कि उपचार के साथ इसको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का प्रण है उस पर आगे बढ़ेंगे। अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली। बुलेटिन में अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जल्दी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। और अब समय है योग का। योग के महत्व से आज पूरी दुनिया परिचित है। आज योग के अध्ययन और अध्यापन के लिए भी कई स्तरीय शिक्षण संस्थाएं हैं, जहां के प्रशिक्षक योग की महिमा को दुनिया भर के समक्ष ला रहे हैं। हमारी सहयोगी आयशा खानम ने संपर्क साधा है ऐसे ही प्रसिद्ध योग प्रशिक्षक या विशेष योगाचार्य डॉक्टर मंजुनाथ से। तो आप देखिए ये साक्षात्कार और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। योग दिवस के मौके पर हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजुनाथ गुरुराज, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं एस व्यासा यूनिवर्सिटी में, जो स्वामी विवेकानंदा योगा अनुसंधान संस्थान है। आपको अध्यापकों के अध्यापक माना जाता है। आप योगा के ट्रेनर्स के लिए भी ट्रेनर्स हैं, मतलब सिखाते हैं आप योगा। तो ऐसे में हम आज आपसे बात करना चाहेंगे विशेष इस पूरे विषय पर। हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपके जीवन में योग कब और कैसे प्रविष्ट हुआ और कैसे इसमें रुचि बनी आपकी?
योग का शब्द जो है हम अलग अलग अवसरों पे अलग अलग टॉपिक और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हम योग का मतलब बताते हैं। योग सिर्फ इट इज नॉट एक्सरसाइज। इन कन्नड़ विषय हमारे कर्नाटक में एक कहावत है, याको नंग योगा नहीं ಇಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ। ಏನದು ಹಂಗಂದ್ರೆ सो इसका मतलब क्या है? सो हमारी भाषाओं में ये योगा शब्द जो है बहुत वेरी वाइडली स्प्रेड है। तो ये योगा जो है मेरे जीवन में, जब मैं 13 साल का लड़का था तब मुझे संस्कृत जानने का एक अवसर मिल गया, वो मुझे यहाँ तक लाके खड़ा किया है। तो आप एक प्राध्यापक के रूप में आप स्वयं को और समाज को योग से कैसे लाभान्वित पाते हैं? समाज का उद्धार के लिए, समाज का स्वास्थ्य के लिए ये योगा है जी। ये कोई धर्म से संबंधित नहीं है। ये योगा ये अपने मनुष्य के मानव जीवन का स्वास्थ्य के लिए है योगा। ये हमारे ऋषि मुनियों ने इसी को बताया जी। हमारे ऋषि मुनियों ने कोई धर्म से कोई अपने आप को नहीं जोड़ते थे। मनुष्य धर्म अगर है धर्म तो मनुष्य धर्म सभी लोगों पूरी दुनिया में ये योग का फैलाने का उसका उनका मकसद था जी जी। तो इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने यही कहा है, अगर मनुष्य स्वास्थ्य रखना है तो योगा का अवश्य बहुत है समाज में। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना पॉपुलराइज कर दिया, तो क्या अब युवाओं को इस क्षेत्र में योगा ट्रेनर बनना एक रुचि बनती जा रही है? आर दे अट्रैक्टेड इस फील्ड में? हमारी प्रधानमंत्री ने जब शुरू किया ये सन 2014 पे, उनकी दृष्टि क्या थी? सिर्फ भारत को नहीं, सिर्फ भारत के समाज को नहीं, पूरी विश्व को अपने दृष्टि में रख के, तो जब भी वो बोलते हैं ना तो वो जरूर इस वाक्य का संस्कृत वाक्य को बोलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। ये भागवत का श्लोक है, श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक आता है, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब बहुत अच्छा मतलब है। हमारी मोदी जी ने सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम वो लास्ट पार्ट ओनली ही सेज, बट इट हैज गॉट ए वंडरफुल बैकग्राउंड ऑफ श्लोका। दैट पूरा श्लोक का मतलब अयम निजः, ये हमारे हैं, आप हमारे हैं, वो दूसरे हैं, वो हमारे नहीं है, ऐसे समझना ही घृणा माना जाता है। सबको साथ में लेके चलते हुए वन वर्ल्ड वन फैमिली। तो ये युवाओं को अपील कर रहा है कि युवा अब योगा टीचर्स बनने के लिए तैयार हैं? है, यही तो है ना। अभी योगा एज ए प्रोफेशनल जब बना दिया है, बच्चों को योगा भी एक ऐसा विषय है जिसमें हम परिणति पाया जाता है, उसमें डिग्री पाया जाता है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन पाया जाता है, उसमें पीएचडी भी पाया जाता है। तो योगा जो है हर एक युवा लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अभी, तो उसको प्रोफेशन भी बनाया जा सकता है। एज ए हॉबी ऑल्सो यू कैन, एज ए पर्सनल डेवलपमेंट ऑल्सो यू कैन कीप इट जी। तो ये बदल रहा है, ये लोगों में रुचि बदल रही है, युवा अब इसको एक प्रोफेशन बनाने के लिए तैयार हो। देखिए अभी सन 1970-80s में योगा तो पर्सनलाइज माना जाता था, हम खुद अपने स्वास्थ्य के लिए करते थे। जब आया 2000 के बाद जब हुआ, योगा का विषय जो है वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। सभी क्षेत्रों में, समाज के सभी क्षेत्रों में इसका बहुत अच्छी तरह से उसका विस्तार होता गया। और जब प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी बने तो उसमें तो बोलना ही नहीं है। अभी एक मोटिवेशन बहुत बड़ा मोटिवेशन लेके आ गए। डॉक्टर गुरुराज, ये बताइए कि योग के साथ साथ आप वेदांत, संस्कृत, आयुर्वेदा को भी अच्छी तरह से जानते हैं, शास्त्रों को भी जानते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है इनको अगर जोड़ा जाए योग के साथ देखा जाए तो ये कैसे योग को लाभान्वित करता है, ये सीखने वालों को कैसे लाभान्वित करता है? योग शब्द ही अध्यात्म शब्द है, तो उसको हम संकुचित करते 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 सिर्फ आसन तक लेके आ गए, मगर उसका बहुत बड़ा, अगर एक पेड़ का जड़ जो है ऊपर जो है उसका फैलना है, मगर उसका जड़ जो है अध्यात्म ही है।
हमारा मनुष्य का धर्म भी वही है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, इसी को बताते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद भी योगा के माध्यम से ही उसको सिखाया जा सकता है। योग शब्द भी अध्यात्म है, और अध्यात्म शब्द जो है वो योगा के बिना हम सोच भी नहीं सकते। एक भगवत गीता लीजिए या कोई भी धर्म ग्रंथ लीजिए, तो ये सब जो है योग शब्द से जुड़ा ही है हमेशा। बहुत बड़ा विषय का सब्जेक्ट अगर है तो भगवत गीता, वो पूरा योग ही है। 18 अध्याय जो है योग के बारे में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो बताया है, तो ये बहुत बड़ा योग है, ये मनुष्य योग है। अब ये सिंप्लीफाई होता जा रहा है, मतलब भगवत गीता पहले मानते थे कि धार्मिक किताब है, अब उसको योग के जरिए सिंप्लीफाई हो रहा है, तो ये मानते हैं एग्जैक्टली। वो एक सीमित धर्म के लिए भगवत गीता नहीं है। भगवत गीता इज ए टेक्स्ट बुक ऑफ प्योर साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी। द बेस ऑफ भगवत गीता, इट इज एनालिसिस ऑफ ह्यूमन रेस। तो उसको ही जानना है। भगवत गीता जानना मतलब अपने आप को जानना। तो एक मनुष्य का अगर कर्तव्य है तो भगवत गीता पढ़ना है, धार्मिक ग्रंथ से नहीं, उसकी दृष्टि से नहीं। कभी एक साइकोलॉजी सब्जेक्ट के प्रति अगर आप दृष्टि रख के अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो बहुत ज्ञान मिलेगा। ये हमारी आत्मोद्धार का एक ग्रंथ है। जी डॉक्टर मंजुनाथ, ये बताइए कि एस व्यासा जो है योग अध्ययन और चिकित्सा के लिए प्रतिष्ठित है, और ये संस्थान योग के प्रति और जागरूकता बढ़ाने के लिए किस तरह से प्रमुख कार्य कर रही है? 2009 से मैं इस संस्था में सेवा कर रहा हूँ एज ए प्रोफेसर इन योगा एंड स्पिरिचुअलिटी डिपार्टमेंट। जैसे मेरा विषय जो है आयुर्वेद है, मगर जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन योगा नेचुरोपैथी किया मैसूर में, तो बाद में इधर आया, जब मुझे मौका मिला इधर पढ़ाने के लिए, तब मैं सोचा ये बहुत बड़ा विषय है। योगा विषय जो है उसको कैसे हम शैक्षणिक रूप में लिया जा सकता है, उसका बहुत बड़ा मूल जो है हमारी संस्था स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान। यूनिवर्सिटी आने के लिए छात्रों में किस तरह का एक एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं छात्रों की? क्या हमारे सिर्फ भारत के लोग नहीं, विदेश के लोग भी आते हैं इधर हमारी संस्था में। इस भारत भूमि को अध्यात्म का भूमि मानकर योग को सीखने यहाँ आते। ये बताइए डॉक्टर गुरुराज, योग के समय जो प्राणायाम आदि के समय बोलने वाले मंत्र हैं, उनका क्या प्रभाव है? क्या इन्हें आसानी से सीखा जा सकता है? क्या इसका जो उच्चारण है वो आसानी से हो सकता है? क्या करना जरूरी होता है छात्रों को? योगा तो बहुत बड़ा शब्द हो गया, तो उसको हम अलग अलग से सिखाते सिखाते एक मंत्र भी एक भाग है। तो जैसे प्राणायाम लिया आपने, आपको एक प्राणायाम का मंत्र बता देता हूँ। षट प्रश्नोपनिषद में बताया गया है, प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं माते वपुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञांश्च विदेहिनः। तो ये जो है प्राणायाम के बारे में हमारे उपनिषदों में बताया गया है। एक अगर उपनिषद है जो प्राण विद्या के बारे में अद्भुत चमत्कारी हमें विषय को बताता है, वो है षट प्रश्नोपनिषद। उसको आजकल प्रश्नोपनिषद के बारे में बताते। 6 ऋषिमुनियों ने अपनी गुरु को प्रश्न पूछा गया है, ये षट प्रश्न, तो उसमें प्राणायाम के बारे में अच्छी तरह से बताते। उसका एक मंत्र है, प्राणस्येदं वशे सर्वम। पूरी दुनिया जो है वो प्राण के वश है। त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम, तीनों लोकों में ये प्राण का प्रतिष्ठा है। मातेव पुत्रान रक्षस्व, हे प्राण देवता मुझे रक्षा कीजिए। हाँ, यही है मंत्र। ये मंत्र का मतलब अगर हम जानते हैं तो मंत्र और बड़ा कुछ चीज नहीं है। ये हमारी ऊपर की देवता शक्तियों का उपासना करने के लिए एक माध्यम है। श्लोक संस्कृत एक भाषा है बस। तो ये आसान हो जाता है मंत्र जो थियोरिटिकल पार्ट सीख के तब योग में उसको आप जोड़ें तो आसानी से होता है। 100% होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं अलग अलग धर्म से जुड़े हुए हैं, तो आके यहाँ हमारी संस्था को आप आइए एक बार, तो वहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के लोग आकर। जैसे विदेशियों में विलायती लोग जो है वो अक्सर हमारी इंटरनेशनल योगा स्टूडेंट्स जो है
बहुत सारे देशों से ICCR इंडियन कल्चरल रिलेशनशिप जो है वो जो है अभी जो है अलग अलग 20-30 कंट्री से एम्बेसी जो है एक एक को चुन के यहाँ पर लाके उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। कितनी आसानी से सीखते हैं ये मंत्र, खासकर प्राणायाम के टाइम बोले जाने वाले मंत्र, कितनी आसान, उनको सिखाना कितना मुश्किल है या कितना चैलेंज है? 1 महीने के लिए आते हैं वो लोग, मगर 1 महीने में सब कुछ सीखते हैं ये हम नहीं कह सकते, मगर जो है उनकी श्रद्धा जो है इसके प्रति, ये मेरा अनुभव है। एक ग्रुप आया था मंगोलिया से, तो मंगोलिया के बच्चे वो लोग औरत लोग आए थे, तो उनको मैं पढ़ाया 2-4 क्लास, तो बाद में उनकी श्रद्धा देखकर मैं चौंक गया। एक्चुअली वो लोग बोलते हैं सर वी नो वेरी वेल भगवद गीता, वी वांट टू स्टडी भगवद गीता इन डेप्थ, मगर देखिए वहाँ के लोगों का श्रद्धा और उनकी आस्था देखिए, तो ये है, तो ये हमें इधर जगाना चाहिए हमारी युवा शक्तियों को। अगर हमारी भारत देश के युवा शक्ति अगर जाग कर ये जोड़ना है तो वो योगा ही कर सकता है और कुछ नहीं। इसीलिए ये दूरदृष्टि हमारे प्रधानमंत्री को है, सिर्फ भारत के युवजनों को जोड़ना नहीं है, पूरी दुनिया को जोड़ना है। इसीलिए वो वेरी फेमस बने हैं, क्योंकि जो सोचता है ये हमारा है वो अलग दूसरा है, ये हमारा आदमी नहीं है वो दूसरा है, वो बहुत छोटे लोग ऐसे सोचते। उदारा चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम, जिसका चरित्र, जिसका सोच, जिसका एटीट्यूड उदार होता है ना, वो पूरा दुनिया हमारा है सोचते हैं, तो यही है वसुधैव कुटुंबकम। एक प्राध्यापक होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर की और ज़रूरत है इस योगा को आगे बढ़ाने के लिए, और क्या भारत तैयार है हर कोई सेकंड पर्सन योगा सीखे और सिखाए दूसरों को? ये बहुत ज़रूरी है कि सिखाने वाले ज़्यादा हो, तो इसके लिए किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी करना है? इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें, सिर्फ एक कमरा, एक इकोसिस्टम बनाना है। हाँ। सिखाने वाले अगर जितना जगह रिसोर्सेस है उसी को यूज करते हुए, छोटे कमरे से लेकर, अगर एक छोटे कमरे में 2-4 बच्चों को अगर हम सिखाते हैं, वही बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बन सकता है आगे जाके। तो शुरू करने का संकल्प हमेशा हर एक आदमी के अंदर वो जागृत होना है। तो ये अगर जागृत हो गया, इस 10वीं जो हम मना रहे हैं ना, ये जो योग दिवस, इसका 100% सक्सेसफुल होगा। हमारी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ये हम सोचे कि ये योगा जो है पूरा वो दुनिया में फैले और अच्छी तरह से फैले, और इसका लाभ उठाए, सिर्फ आसन के लाभ नहीं, प्राणायाम के लाभ नहीं, इसका पूरा अध्यात्म के स्तर पे योग का लाभ उठाए, ये मैं बताना चाहता हूँ। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, एक प्राध्यापक होने के नाते आपका क्या ड्रीम लिस्ट है योगा को लेकर, कि भाई ये करना है, क्या आपका एक सपना है, एक विजन है? मेरा सपना जो है, जितने लोग आए, चाहे कुछ भी हो, अगर योग के प्रश्न लेकर अगर कोई एक बंदा आ जाता है तो उसको इतना ज्ञान देना है कि वो और आगे से और प्रश्न पूछ के ज्यादा। भगवद गीता में यही कहा गया है, तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये प्रश्न करना है। ये हमारी शैक्षणिक का विधि विधान ही यही है कि एक छात्र को अपनी गुरु से प्रश्न पूछना ही है। किसी एजुकेशन सिस्टम में ये बोला जाए, जो मैं बोलता हूँ उसी को सुनो, बस कोई प्रश्न मत पूछो, ऐसे नहीं है। हमारी सनातन धर्म में यही कहा गया है, तद विद्य प्रणिपातेन, प्रश्न पूछो, परिप्रश्नेन सेवया। कैसे? गुरु को बड़ा मानकर उनकी सेवा पहले करो, बाद में जब वो संतृप्त हो जाते हैं आपकी सेवा से, जब आप प्रश्न पूछते हैं ना, वो ज्ञान जो देते हैं ना, वो कभी नहीं जाएगा आपके दिमाग से। बहुत बड़ा उत्कृष्ट मेरा सपना है कि योग जितने लोग आए उनको हमारी अध्यात्म के योग और योग का विस्तार रूप, विराट रूप क्या है, जैसे कृष्ण भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, ये योग का विश्व रूप को पूरी दुनिया के सामने रखना, ये मेरा सपना है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए और बहुत कुछ सीखा हमने भी। तो ये थे डॉक्टर मंजुनाथ गुरुराज जी, बता रहे थे कि कैसे
योग एक श्रद्धा के ज़रिए बड़ी आसानी से सीखा जा सकता है, चाहे वो मंत्र हो या फिर प्राणायाम हो। अगर श्रद्धा है, सीखने की चाह है, तो वो आसान हो जाता है और एक दूसरे को सिखाने से योग की प्रतिष्ठा और योग की जो पॉपुलैरिटी है वो और आगे बढ़ सकती है। कैमरामैन सुधाकर और श्रीनिवास के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज़, बैंगलोर।